ये हमें गिवन बोल रहा है कि 40 स्टूडेंट है क्लास में, जिसमें से 30 पास हुए इंग्लिश में, 25 पास हुए मैथ्स में और 15 पास हुए बोथ में। अब हमें ये गिवन है कि स्टूडेंट कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुआ है। तो हमें निकालना है कि इंग्लिश में कितने पास हुए हैं लेकिन मैथ्स में नहीं हुए। 2 पॉइंट नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन इंग्लिश बट नॉट मैथ्स। अब देखो इसको किस तरह से निकालते हैं, समझो। बहुत इजी तरीका है, ये इंग्लिश से, ये मैथ्स से। अब इसने बोला है कि 30 स्टूडेंट इंग्लिश में पास हुए हैं, 15 दोनों में पास हुए हैं, तो ये 15 यहां लिख दोगे। सबसे पहले मिडिल पार्ट, जो बीच का पार्ट है वो भरोगे आप 15। अब इंग्लिश में पास हुए हैं 30, तो बेटा यहां कितना बचा? 15, क्योंकि इंग्लिश में 30 पास हुए हैं। अच्छा, मैथ्स में कितने पास हुए हैं? 25, तो 15 यहां आ गया, तो कितना बचा? 10 बचा। अब हमें निकालना है इंग्लिश में कितने पास हुए, मैथ्स में। तो केवल इंग्लिश में कितने पास हुए? इसका आंसर कितना हो गया? 15 हो गया भाई। लाइट चली गई इसलिए ऐसा दिख रहा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, सही है। तो इसका मतलब 15 स्टूडेंट इंग्लिश में पास हुए हैं। 15 स्टूडेंट इंग्लिश में पास हुए हैं लेकिन मैथ्स में पास नहीं हुए हैं, ये इसका आंसर है। केवल इंग्लिश में पास हुए हैं 15, केवल मैथ्स में पास हुए हैं 10, टोटल इंग्लिश में पास हुए हैं 30, टोटल मैथ्स में पास हुए हैं 25। ये समझ में आ गया? क्लियर है ये प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट। एक और इसी तरह की करते हैं, 3 वाली कर लेते हैं। तो 3 को है ना आपको गिवन है, तब कैसे करेंगे? इन अ ग्रुप ऑफ 200 पर्सन, तो बेटा टोटल स्टूडेंट है 200। मैं सीधा सीधा बनाते चल रहा हूं डायरेक्ट। अब देखो इसमें क्या है कि एक तो म्यूजिक है M, एक है आपका फोटोग्राफी P, और एक है आपका स्विमिंग S। इन तीनों का गिवन है। अब उसने बोला 100 स्टूडेंट, टोटल 200 है। 100 है आपके म्यूजिक में, फोटोग्राफी में 70, स्विमिंग में 40, फिर आपको गिवन है 40 आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक एंड फोटोग्राफी, फिर आपको गिवन है 30 इन म्यूजिक एंड स्विमिंग, फिर आपको गिवन है 20 इन फोटोग्राफी एंड स्विमिंग, और तीनों में है 10। अब देखो कैसे भरेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला, इसको भरेंगे मिडिल पार्ट, ये 10। अब ये 10 भर दिया। म्यूजिक एंड फोटोग्राफी में टोटल कितना है? 40, तो 40 का है, तो यहाँ कितना बचा? 30। म्यूजिक एंड स्विमिंग में कितना है? 30, तो यहाँ कितना बचा? 20। फोटोग्राफी एंड स्विमिंग में कितना है? 20, तो यहाँ कितना बचा? 10। फोटोग्राफी एंड स्विमिंग में 10। नहीं, वो तो बंद हो गई, मतलब कहीं और शिफ्ट कर लिया होगा, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं, मुझे तो बाद में आया। चलिए, अब तीनों में 10 हो गया। अब देखो 30, 40, 60,
तो टोटल 100 है तो बच्चे 40, 30 40 50, तो बच्चे 20, 20 30 40, तो बच्चे 0। अब टोटल काउंट करो, ये 100 है टोटल, 130, बाहर बचे 70। मतलब 70 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कुछ भी लाइक नहीं करा। 70 ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी लाइक नहीं किया। अब वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। भाई उसने बोला कितने लोगों ने कुछ भी लाइक नहीं किया, तो कितना हो गया 70। उसने बोला म्यूजिक लाइक कर रहा है लेकिन फोटोग्राफी नहीं कर रहा, बोलो कितना है। म्यूजिक लाइक कर रहा है लेकिन फोटोग्राफी नहीं कर रहा, कितना है। नहीं ये नहीं पूछेगा वो। म्यूजिक लाइक कर रहा है, फोटोग्राफी कर रहा है, बट स्विमिंग नहीं कर रहा है, ऐसे पूछेगा। म्यूजिक एंड फोटोग्राफी बट नॉट स्विमिंग, कितना है 60, गलत है। म्यूजिक एंड फोटोग्राफी बट नॉट स्विमिंग 30, बिल्कुल सही है। 70 कहां से हो गया बेटा। म्यूजिक एंड फोटोग्राफी ये दोनों है, लेकिन स्विमिंग नहीं कर रहा, तो ये आ गया बस 30। ठीक है, आपसे बोला स्विमिंग कर रहा है, फोटोग्राफी नहीं कर रहा है, और म्यूजिक नहीं कर रहा। स्विमिंग एंड फोटोग्राफी बट नॉट स्विमिंग, बट नॉट म्यूजिक, बोलो कितना। स्विमिंग 10, ये वाला पार्ट। ओनली म्यूजिक, बोलो 40। ठीक है, यह है। इस तरह से वो कुछ भी पूछ लेगा। क्लियर है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वाली प्रॉब्लम इस तरह की। ठीक है, ये पहली टाइप की प्रॉब्लम है जो बनती है। एक आपकी मॉड्यूल की प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7C होनी चाहिए मेरे हिसाब से। यस, एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर 21। 7C क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो इसको ध्यान से समझना। 21, टोटल 2000 एम्प्लॉय। कॉफी है 48%, टी है 54%, 64% स्मोक। फिर है कॉफी एंड टी 28%, टी एंड स्मोक 30%, कॉफी एंड स्मोक 6%, नन 6%, नन 6%। अब देखो इसमें क्या बोला है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। कॉफी टी स्मोक 6% तो बाहर, तो अंदर हो गए 94%। अब ये वाला पार्ट नहीं गिवन है तो इसको एक्स मानो। अब बेटा कॉफी एंड टी कितना 28, तो ये बचा 28 माइनस एक्स। कॉफी एंड स्मोक कितना है 6, तो ये बचा 6 माइनस एक्स। स्मोक एंड टी कितना है 30, 32 है 30 है, 32 है ये। तो 32 माइनस एक्स। ये तीनों जो लिखे हैं ये समझ में आ गए। 28 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स, और 32 माइनस एक्स।
अब देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पहले x को देखो, x से x कैंसिल, माइनस x, तो यहाँ बेटा प्लस x आएगा, इधर भी प्लस x आएगा, इधर भी प्लस x आएगा, तभी आपका x कैंसिल होगा। 2806 34 है कितना 48, तो कितना बचा 40। यार ये 6% नहीं है यार, सॉरी 30% है, जब भी मेरे को याद आ रहा था आंसर यार। चलो बाकी तो सही है। तो 2830, लेकिन लाना 48 है, -3। 2832 60, लाना कितना है 332 32 2, लाना कितना है ये आ गया। ये आया समझ में कैसे बनाया, अंदर आएगा -10 + x कॉफी के अंदर, ओनली कॉफी, टी के अंदर -6 + x, और ये आएगा 2 + x। अब इन सबका सम 94 के इक्वल है, क्योंकि 6% बाहर है। तो देखो सम कैसे करोगे, ये है आपका 48, मत करना ऐड, 48 ही आएगा। x और x कैंसिल हो गया, प्लस x, 32 और 2 34 -6 इक्वल टू 94। बोलो x कितना आ गया, कितना परसेंट आ गया 18%। तो आपका आएगा ऑल थ्री, तीनों को लाइक करने वाले हैं 18% ऑफ 2000 360, ये इसका आंसर आ गया। मतलब x का वैल्यू आ गया ऑल थ्री, 18% ऑफ 2000 360। और क्या क्या पूछा है ये देखो, टी एंड स्मोक बट नॉट कॉफी, बोलो टी एंड स्मोक बट नॉट कॉफी, टी एंड स्मोक बट नॉट कॉफी, कितना हुआ 32 - x, 32 - 18 14% ऑफ 2000, कितना आ गया 280, 280। तो ये आ गया टी एंड स्मोक बट नॉट कॉफी, ये समझ में आया, टी एंड स्मोक बट नॉट कॉफी 32% - 18%, 32 - 6। फिर लास्ट उसने पूछा है ओनली कॉफी, ओनली कॉफी कितना है बेटा 8 आ गया बेटा, 18 - 10 8%, तो ओनली कॉफी हो गया 8%। तो 8% ऑफ 2160, ये तीनों वैल्यू आई। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें बीच में पार्ट नहीं गिवन, तो हो सकता है कि कभी आपको बीच का पार्ट भी नहीं गिवन। वो कैसे किया है, वो दोबारा देख लो भाई, यहाँ पर किसी को दिक्कत आ रही है, एक सेकंड समझना दोबारा, मैं सिर्फ भरना बता देता हूँ, फिर बाकी आप देख लेना। देखिए कॉफी, टी, स्मोक, ये एक्स। अब कॉफी एंड टी कितना है, तो बेटा ये बचा 28 - 6। अब कॉफी एंड स्मोक कितना है 32, कॉफी एंड स्मोक, हाँ वही तो बोल रहा हूँ 30 - 6, और ये बचा 32 - 6। अब देखना इधर, ये -x + x, यहाँ क्या बचा
और ये पूरी वैल्यू आ रही है ना, x नहीं आएगा तो प्लस x, इधर भी ये भी पूरी वैल्यू आ रही है, इधर भी पूरी वैल्यू। अब देखो 28 और 30 आ रहा है 48, 28 और 32 60 आ रहा है 54, 30 और 32 आ रहा है 64। बस इसको पढ़ लेंगे। ये इस तरह से हमने इसको फिलअप किया। और देखिए और किस तरह की प्रॉब्लम आती है। E denotes equilateral triangle. I denote isosceles triangle. Correct option A. I is a subset of E. E is a subset of I. E equal to I and D none of these. बोलिए इनमें से चारों में कौन सा सही है? रिद्धि बता रही है बी सही है, सभी बता रहे हैं बी सही है। एवरी, अब देखो इसको कैसे पढ़ेंगे आप, इसको बस एक बार रिपीट कर दो जैसे मैं बोल रहा हूं। एवरी, जैसे पहला ऑप्शन, एवरी आइसोसेलेस ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। गलत। हर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं होता, तो ये तो गलत हो गया। एवरी इक्विलेटरल ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, बिल्कुल सही है आंसर। तो जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे पढ़ना है आपको, आपको उसको रिपीट करना है। एवरी, तो एवरी आइसोसेलेस ट्राइंगल इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सोचो क्या हर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है? नहीं होता, लेकिन हर इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, इसलिए आंसर इसका बी आ गया। कोई दिक्कत? सेकेंड ऑप्शन में कोई दिक्कत? क्लियर है ये? इसी तरह कभी कभी ऐसा पूछा जाएगा, आई इज इंटीजर, आर इज रियल नंबर। अब बोलो इसमें क्या आएगा? आई इज ए सबसेट ऑफ आर क्या आर इज ए सबसेट ऑफ आई? आई इज ए सबसेट ऑफ आर। अरे एवरी इंटीजर इज एन रियल नंबर। सारे इंटीजर रियल नंबर होते हैं, लेकिन सारे रियल नंबर इंटीजर नहीं होते हैं। तो इसका आंसर आएगा आई इज ए सबसेट ऑफ आर। आई इज ए सबसेट ऑफ आर। और वैसे भी आपको याद रहना चाहिए, सबसे छोटा नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रेशनल नंबर, फिर रियल नंबर, ये होता है। सबसे छोटा एन, तो एन इज ए सबसेट ऑफ होल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ रेशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ आर रियल नंबर, तो एन इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, ऐसे कुछ भी निकाल लो, ये होता है। तो एक प्रॉब्लम इस तरह की आती है। और देखो एक प्रॉब्लम ये आ चुकी है, if A is a subset of B, then A union B is equal to, यदि A B का सबसेट है तो A यूनियन B किसके इक्वल होगा? ऑप्शन है A B, दोनों के दोनों, A B फाइव नन ऑफ दीज। बेटा रिद्धि तू पिटेगी मेरे हाथ से, रिद्धि आवाज कर। A और B में कौन बड़ा है? A किसका सबसेट है? B का, तो B। अरे हाँ सॉरी सर। अरे यार ऐसे वहां सॉरी थोड़ी चलेगा, वहां तो -0.25 चलेगा। और -0.25 ही क्यों, -1.25, क्योंकि एक तो आता था आपको और आपने गलती से गलत किया तो -1.25। ठीक है, -0.25 मत बोलो उसको।
ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए छोटा है बी बड़ा है, ऐसे बना लिया करो। ए बी का सबसेट है तो यूनियन ये होगा, इंटरसेक्शन ये होगा, यूनियन बी होगा और इंटरसेक्शन ए होगा। क्लियर है? नेक्स्ट एक प्रॉब्लम इस तरह की बनती है, इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा? तो देखो इधर प्रॉपर्टी लगेगी, ए इंटरसेक्शन ए डेस यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। बोलो ए और ए डेस में क्या कॉमन है? ए और ए डेस में क्या कॉमन है? अरे बेटा बोलो ए और ए डेस में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं है, 5, वेरी गुड। अरे एक तो ए और एक नोट है, दोनों में क्या कॉमन है? 5। 5 को किसी के साथ भी यूनियन करते हैं तो यही आता है, ए इंटरसेक्शन। इसका वैल्यू आएगा ए इंटरसेक्शन बी। सो द वैल्यू इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। फाई यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन। क्लियर? तो सेट्स में तो यही क्वेश्चंस बनते हैं बस आपके। चलिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है, इसको समझिए। जैसे मैंने आपसे बोला ए 1 2, बी बोल दिया 3, चलो 3 5 बोल दिया। तो यदि मुझे ए क्रॉस बी निकालना है तो यह आएगा 1 3 1 5 2 3 2 5। दिस इज ए क्रॉस बी। इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी 1 3 1 5 2 3 2 5। और यदि मुझे बी क्रॉस ए निकालना है, उल्टा 3 1 3 2 5 1 5। अब देखो यहां पर एक प्रॉब्लम आती है, आ भी चुकी है। जैसे ए बोल रहा हूं 1 2 3, बी बोल रहा हूं बी 4 5, और सी बोल रहा हूं 6 7 9। अब मैंने आपसे बोला ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होगी? तो बेटा पहले बताओ बी और सी के बीच में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं कॉमन है, 5। और 5 को किसी के साथ भी क्रॉस करते हैं तो वापस से क्या आता है? 5 आता है। किसी भी सेट को 5 के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो हमेशा 5 होता है। तो इसका आंसर आ गया आपका 5। किसी भी सेट को कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे 5 के साथ तो 5 आएगा। तो ए क्रॉस 5 इक्वल टू 5। क्लियर है ये एग्जांपल? अब यदि इसकी जगह ऐसा आ जाता, ए क्रॉस बी माइनस सी। ए है आपका 1 2 3, बोलो बी माइनस सी क्या आएगा? बी बट नॉट सी कितना आएगा? 4 5 ही आएगा, क्योंकि कोई चीज कॉमन ही नहीं है तो हटाओगे क्या? बी माइनस सी का मतलब है बी में से सी के एलिमेंट हटा दो, तो कुछ है ही नहीं। अब सपोज यहां पर ऐसा होता, फिर आपका क्या आता है? सिर्फ 4 आता। यदि मैं ऐसे चेंज कर दूं, अब इसका हो गया 1 4 3 4, ये इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गए। तो डिपेंड करता है कि हम किस तरह से निकाल रहे हैं। इस तरह की प्रॉब्लम पूछी जा चुकी है पहले। आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरह से आएगा। आगे देखिए, अब देखो हम टाइप ऑफ रिलेशन की बात कर रहे हैं। पहले रिलेशन,
रिलेशन जो भी होगा वो सबसेट होगा बेटा ए क्रॉस बी का। और यदि हम बात करें ए क्रॉस ए का तो ए क्रॉस ए का, अब तो ए क्रॉस ए की बात करूंगा। और मैं नंबर ऑफ एलिमेंट ए एन मान लू, तो नंबर ऑफ रिलेशंस ये बनेंगे 2 की पावर एम एन होता है वैसे तो, लेकिन यहां पर दोनों एन और एन सेम है इसलिए m इक्वल टू एन, दोनों में एन एन एलिमेंट है ए क्रॉस ए में, तो यह बनेगा 2 की पावर एन स्क्वायर, 2 की पावर एन स्क्वायर। इस तरह की प्रॉब्लम भी पूछी जा सकती है आपसे, 2 की पावर एन स्क्वायर। अब कैसे पूछा जाएगा, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, इफ ए इक्वल टू 1 2 5 फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए, फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू ए। भाई ए टू ए का मतलब है 3 इंटू 3 9, तो नंबर ऑफ रिलेशंस हो गए 2 की पावर 9, 512। कितना आ गए नंबर ऑफ रिलेशन 512, तो इसके नंबर ऑफ रिलेशन आ गए आपके 512, 2 की पावर 9, 3 इंटू 3 मतलब 9। अब रिलेशन होता क्या है, एक एग्जांपल देके समझा देता हूं मैं रिलेशन क्या होता है, क्योंकि इस पे रिलेशन पे बहुत कम चांसेस है कि कुछ प्रॉब्लम आएगी, और आएगी तो बिल्कुल सिंपल आएगी। जो भी चीज है फंक्शन है इसमें इंपॉर्टेंट। रिलेशन जैसे लेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड रिलेशन आर फ्रॉम on A to A defined by R equal to A comma B such that difference of A and B is difference of A and B is 2। अब देखो तो बोलो 1 और 1 का डिफरेंस 0, 1 2 का डिफरेंस 1, 1 3 का डिफरेंस 2, यह है 2 1 का डिफरेंस 1, 2 3 का डिफरेंस 1, 2 2 का डिफरेंस 0, 3 माइनस 1, बस ये दो वैल्यू है, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है। एक तो 1 3 आएगा और एक 3 1 आएगा, क्योंकि इन दोनों का ही डिफरेंस 2 के अलावा आ रहा है, और उसने बोला है डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज 2। डिफरेंस मतलब पॉजिटिव डिफरेंस, मतलब जो भी हमें डिफरेंस मतलब ए माइनस बी भी हो सकता है, बी माइनस ए भी हो सकता है, डिफरेंस का मतलब ये है। अब इसको समझते हैं कि इसमें प्रॉब्लम किस तरह की पूछी जाएगी आपसे। पहले मैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात कर रहा हूं, जो हमारे काम के हैं बस वही रिलेशन की बात करेंगे अभी। टाइप्स ऑफ रिलेशन जो पूछे जाएंगे, पहला टाइप्स ऑफ रिलेशन में आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा आता है सिमेट्रिक, और तीसरा होता है ट्रांजिटिव। यदि कोई रिलेशन तीनों है तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। जो भी रिलेशन आपका तीनों होता है उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम बात कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। नाउ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, खुद का खुद के साथ, ए बिलोंग्स टू आर, खुद का खुद के साथ रिलेशन। उसके अलावा कुछ भी आ जाए इसको दिक्कत नहीं, बस खुद का खुद के साथ होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे बोला ए है आपका 1 2, और मैं पूछूं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, जैसे 1 1 1 2 2 2, क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? मुझे सिर्फ 1 1 और 2 2 से मतलब है, 1 2 आ रहा है उससे कोई मुझे दिक्कत नहीं है, बस यदि ए के अंदर 1 2 है तो 1 1 भी आना चाहिए और 2 2 भी आना चाहिए।
तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। खुद का खुद के साथ रिलेशन, सबसे बढ़िया एग्जांपल पैरेलल लाइंस। एक लाइन खुद के पैरेलल होती है, इसलिए उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। अब सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बोलता है कि यदि एक बी भी बिलोंग्स टू आर है तो बेटा बी ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन। यदि ए का बी के साथ रिलेशन है तो बी का भी ए के साथ रिलेशन होना चाहिए। जैसे परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलल भी हो सकती, कोई दिक्कत नहीं। परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन मतलब यदि एक लाइन बी के परपेंडिकुलर है तो बी भी ए के परपेंडिकुलर है। या हम बोले रेसिप्रोकल। कैसे? यदि ए बी के रेसिप्रोकल है तो बी भी ए के रेसिप्रोकल है। तो ये क्या होगा आपका? ये सिमेट्रिक हो गया। इससे बोलेंगे हम सिमेट्रिक रिलेशन। एग्जाम्पल अभी देंगे, लेकिन पहले अभी मैं जस्ट समझा रहा हूं। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ रिलेशन है, तो ए का किसके साथ रिलेशन होना चाहिए? सी के साथ होना चाहिए। ए का बी के साथ रिलेशन है, बी का सी के साथ रिलेशन है, तो बेटा ए का सी के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो यदि ऐसा है तो हम उसको ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। ए बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। जैसे आपका एक चीज समझना, बढ़िया, सबसे बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूं इसमें। ए है आपका 1 2 3 या 1 3 4 और रिलेशन आर है एक्स कोमा वाई, एक्स डिवाइड्स वाई एक्स वाई को डिवाइड कर दें। अब देखो इसमें क्या क्या बनेगा। 1 1 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। 1 3 को डिवाइड करेगा, करेगा। 1 4 को डिवाइड करेगा, करेगा। 3 1 करेगा, नहीं करेगा। 3 3 करेगा, करेगा। 3 4 को करेगा, नहीं करेगा। 4 1 नहीं करेगा। 4 3 नहीं करेगा। 4 ये हमारा रिलेशन आ रहा है 1 1 1 3 1 4। अब इसको देख के बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव मतलब 1 1 3 3 4 4 आना चाहिए, आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। क्या ये सिमेट्रिक है? क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 3 आ रहा है लेकिन 3 1 नहीं है। 1 4 आ रहा है लेकिन 4 1 नहीं है। अब मैं तुम्हें बताता हूं ट्रांजिटिव। भाई ट्रांजिटिव चेक करने का तरीका क्या होता है? इनको तो भूल जाओ, इनको तो बिल्कुल भूल जाओ, इनको देखने की जरूरत नहीं है। अब इन तीनों को भूल गए। पहला लिया मैंने 1 3, तो 1 3, क्या 3 को आगे कोई कर रहा है क्या? अरे 3 को आगे कोई कर रहा है क्या? मतलब इसमें 1 3, तो 3 से आगे कोई डिनोट कर रहा है क्या? भाई इसको तो भूल गया हम, इसके आगे है ही नहीं कोई, तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी कोई भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? अब तुम्हें कंफ्यूजन हो गया कि सर ये ट्रांजिटिव किससे 1 3, तो 3 के आगे है ही नहीं। बेटा यदि नहीं है तो उसकी गलती नहीं है, वैसे है इसमें, मैंने 3 3 है वो मैंने हटा दिया क्योंकि उसको चेक करने का कोई मतलब ही नहीं। यदि 1 3 है और 3 को आगे कोई रिलेट नहीं कर रहा तो वो ट्रांजिटिव होगा। रिलेट कर रहा होता और नहीं आ रहा होता तो फिर ट्रांजिटिव नहीं होता।
जैसे मैंने बोला 1 3 और मैंने बोल दिया 3 1 और 3 4, सब वो ऐसा आ जाता है इसके अंदर। 1 3 आ रहा है, 3 4 आ रहा है, तो फिर 1 4 आना चाहिए। लेकिन नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो भी ट्रांजिटिव है। और सबसे बढ़िया केस मैंने एक एग्जांपल देके समझाया था, x इज वाइफ ऑफ y। यदि मेरे को रिलेशन बनाना है x इज वाइफ ऑफ y, तो y इज वाइफ ऑफ z, आपका रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। बनेगा कैसा वाइफ इज वाइफ ऑफ z? भाई यदि x y की वाइफ है तो y किसी की वाइफ हो ही नहीं सकती, वो तो मेल है, तो वो रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा आपका। और रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वो ट्रांजिटिव। मेरी बात समझ में आई? और चीजें क्लियर है मैं जो बोल रहा हूं? यदि रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर वो ट्रांजिटिव है, एग्जिस्ट कर रहा होता तो फिर ट्रांजिटिव नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल देके बताता हूं तुम्हें, वो आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछेगा, जैसा पूछ भी चुका है। एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, देखो देखो। रुको देखो, एक प्रॉब्लम आई थी वो मैं डायरेक्ट दे देता हूँ तुम्हें। ये है हमारे पास, ए है 1 2 3 और रिलेशन आर है 1 1 2 3 2 2 3 3 1 2। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ध्यान से देख के बोलो। है रिफ्लेक्सिव, ये तीनों आ रहे हैं। ठीक है, इन तीनों को तो भूल जाओ, काट भी देना, नहीं चेक करना। क्या ये सिमेट्रिक है? बोलिए बेटा। नहीं है। क्यों? 1 2 आ रहा है लेकिन 2 1 नहीं आ रहा। अब क्या ये ट्रांजिटिव है? क्या ये ट्रांजिटिव है? नहीं है। तुम देखा ही नहीं तुमने ढंग से। अब वो ऐसे क्यों देख रहे हो, इसको पहले और इसको बाद में क्यों देख रहे हो? 1 2 2 3 1 3 कहाँ आ रहा है? तो ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। उल्टा भी तो करके देखो बेटा, सीधा ही क्यों देख रहे हो? 2 3 और 1 2 क्यों देख रहे हो? उल्टा भी तो देखो। अरे ऑर्डर का कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, कोई कहीं पे भी लिखा हो। रिद्धि, क्लियर है? 1 2 आ रहा है, 2 3 आ रहा है, लेकिन 1 3 नहीं आ रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर है? तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, और यदि तीनों होगा तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अच्छा, एक होता है डोमेन ऑफ रिलेशन। डोमेन होता है फर्स्ट एलिमेंट, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है वो डोमेन, और रेंज होता है सेकेंड एलिमेंट, वही 1 2 3 है। तो डोमेन इज द फर्स्ट एलिमेंट, रेंज इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द रिलेशन। जो भी रिलेशन गिवन होगा उसका फर्स्ट एलिमेंट डोमेन कहलाएगा और सेकेंड एलिमेंट रेंज कहलाएगा। क्लियर? चलिए, अब आते हैं अपन जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है हमारा, वो है फंक्शन। फंक्शन लंबी गई लाइफ तो आज। फंक्शन, फंक्शन क्या होता है ये समझो। एफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ये सेट है, ये सेट बी, ए से बी तक कोई फंक्शन है।
ए के अंदर कुछ एलिमेंट है जैसे 1 2 3 4, यहां पर आ गया ए बी सी डी। फॉर एग्जाम्पल 1 रिलेटेड है बी से, 2 रिलेटेड है ए से, 3 रिलेटेड है बी से, और 4 भी बी से रिलेटेड, तो भी ये फंक्शन है। भाई ये क्या बोलता है, फंक्शन क्या बोलता है कि पहली चीज, ए का कोई भी एलिमेंट छूटा हुआ नहीं रहना चाहिए। 1 2 3 4 में से कोई भी एलिमेंट आपका छूटा हुआ नहीं रहना चाहिए, तो पहली कंडीशन क्लियर। दूसरी कंडीशन ये बोल रहा है कि 1 2 3 4 में किसी की भी दो इमेज नहीं होनी चाहिए। अब अपन वैसे ही देखते हैं, 1 की कितनी इमेज है, ए की है, बी। 2 की कितनी इमेज है, ए की है। 3 की भी एक ही इमेज है, 4 की भी एक ही इमेज है, तो सबकी यूनिक इमेज है। यदि ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो फिर ये फंक्शन कहलाता है। ये कहलाती है इसकी डोमेन। 1 2 3 4 ये कहलाती है इसकी कोडोमेन, ए बी सी डी। और जो इसकी इमेज है, 1 की इमेज ए है, तो जो जो इमेज आएगी वो रेंज कहलाएगी, तो रेंज हो गया ए बी। तो दिस इज डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ये कहलाएगा डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ये आपकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज कहलाएगी। क्लियर है? अब फंक्शन को अच्छा, फिर आपसे बोला कि सर कौन सा फंक्शन नहीं होगा। सपोज यदि ये ऐसा होता तो अब ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि 3 की दो इमेज है। अब ये फंक्शन नहीं है, लेकिन अभी तक ये फंक्शन था। ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्राफिकल चेक, भाई ग्राफ से कैसे चेक करोगे कि ये फंक्शन है? ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब क्या करोगे, वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे। यदि एक कर्व को एक ही जगह पे कट करे, यदि कर्व को एक ही जगह पे कट करे तो फिर वो फंक्शन है, वरना नहीं। कैसे? जैसे मैंने कर्व को एक ही जगह, ये जैसे कोई कर्व बना दिया, मैंने बोल दिया ये कर्व है। बोलो कितनी बार कट कर रहा है? एक ही बार कट कर रहा है। बोलो अब कितनी बार कट कर रहा है कर्व? बोलो। तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, क्योंकि कर्व को एक ही बार कट कर रहा है। अब सपोज मैंने ऐसा बना दिया सर्कल, बोलो कितनी बार कट कर रहा है? तो ये फंक्शन है। इसका मतलब यदि आप वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे, तो यदि वो कर्व को एक ही बार कट करता है तो फंक्शन है, वरना नहीं। तो यहाँ पर ये एक ही बार कट कर रहा है इसलिए फंक्शन है, नहीं तो ये फंक्शन नहीं होता। क्लियर है? ग्राफिकल चेक बेटा, ग्राफिकल चेक क्लियर है? फंक्शन रिलेशन तो सब होंगे। रिलेशन, भाई कोई फंक्शन नहीं है तो रिलेशन तो होगा ए टू बी। रिलेशन में कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन फंक्शन में कंडीशन। किसी की दो इमेज नहीं आनी चाहिए, रिलेशन में कंडीशन नहीं है। अब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन, भाई इसको समझाने का तरीका यही है कि आप तो ये मानिए कि चार तरह के फंक्शन होते हैं। 1 1 into 1 1 on 2, ये कहलाता 1 1 on 2 बाइजेक्टिव। और इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बस, और किसी का नहीं करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट, बाकी किसी का भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तीसरा है मैनी वन इंटू, और चौथा है मैनी वन ऑन टू। सिर्फ इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 1 कहलाता है इंजेक्टिव, 1 1 कहलाता है इंजेक्टिव।
और ऑन टू कहलाता है सर्जेक्टिव, और 1 1 ऑन टू कहलाता है बाइजेक्टिव। अब देखो ये 1 1 इंटू एग्जाम्पल से समझो। 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 1 इंटू। ना वाई इट इज 1 1 इंटू? इंटू का मतलब है यदि आपकी बी में कोई एलिमेंट छूट जाए तो वो कहलाता है इंटू। भाई ए में तो छूट ही नहीं सकता। और 1 1 इसलिए क्योंकि सबकी डिफरेंट इमेज है। बोलो 1 की इमेज क्या है? 5। 5 किसी और की इमेज नहीं है। 2 की इमेज क्या है? 4, बिल्कुल ए की इमेज है। और 3 की इमेज क्या है? 7। 7 किसी और की इमेज नहीं है। तो इसे 1 1 बोलेंगे। और इनटू इसलिए बोलेंगे क्योंकि बी के अंदर एक एलिमेंट छूट गया जिसकी कोई इमेज नहीं है, इसलिए दिस इज कॉल्ड 1 1 इंटू। फिर यदि 1 1 ऑन टू की बात करें, 1 2 3 5 6 9, दिस इज 1 1 ऑन टू। और नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन, ये याद रखना, n फैक्टोरियल। नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन विल बी ऑलवेज इक्वल टू n फैक्टोरियल। जैसे 3 है तो 3 फैक्टोरियल 6 1 1 ऑन टू बन सकते हैं इससे, 3 फैक्टोरियल 6। तो नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन विल बी इक्वल टू 3 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। ये नंबर, ये ऑन टू है, इसका इनवर्स करोगे तो पॉसिबल है। फिर आएगा मैनी वन इंटू, मैनी वन इंटू। यहां पर मैंने कुछ एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 5 6 7। देखो मैनी वन इंटू 1 2 की 5, 3 की 5, 4 की भी 5। अब मैनी वन इसलिए है क्योंकि 5 की बहुत प्री इमेज है, और इंटू इसलिए है क्योंकि 7 छूट गई, इसलिए ये वाला फंक्शन हो गया मैनी वन इंटू। और फिर मैनी वन ऑन टू क्या होगा? जैसे ए बी 1 2 3 5 6, 1 की इमेज 2, 3 की इमेज, इसकी 2 प्री इमेज है इसलिए मैनी वन, और यहाँ कुछ छूटा हुआ नहीं है इसलिए मैनी वन ऑन टू, इसलिए इसको मैनी वन ऑन टू बोलते। तो ये 4 तरह के फंक्शन होते हैं, मैनी वन इंटू, मैनी वन ऑन टू, 1 1 इंटू, 1 1 ऑन टू। चलिए कल 9 बजे वाली क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। कल 9 बजे वाली क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे, और 12 बजे वाली क्लास फिर आपकी, या 9 बजे वाली आप इंडेक्स नंबर की कर दो, और 12 बजे वाली क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। 9 बजे इंडेक्स नंबर कर लेंगे और 12 बजे वाली क्लास में इसको कंप्लीट कर देंगे। टेस्ट कल है इवनिंग में, ठीक है। चलिए।